क्या कह दिया। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है लोकल पर कमलनाथ वोकल। लोकल पर वोकल एक नारा तो प्रधानमंत्री जी का है और ये जो नारा है ये कमलनाथ जी का है। प्रधानमंत्री का नारा ये है कि लोकल को इतना स्ट्रांग बनाए कि वो ग्लोबल हो जाए, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो। और कमलनाथ जी जिस लोकल को लेकर वोकल हैं, उनका आशय ये है कि ये जो लोकल है ये बड़ा दमदार लोकल है और ये दमदार लोकल जो है ये निश्चित तौर पर आगे ले जाएगा, चुनाव में जीत दिलाएगा और कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएगा कि ये लोकल आपको चुनावी राजनीति में भी सरताज बना सकता है। अब ये सोच ज़रूर अच्छी हो सकती है क्योंकि लोकल पर भरोसा करना ये बड़ी पुरानी मांग राजनीति में रहती है। नहीं तो हमेशा ये बात उठती है ये बाहरी प्रत्याशी हैं, आउटसाइडर हैं, बाहर से लाए गए हैं। इसीलिए लोकल हमेशा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एलिमेंट और फैक्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में होता है। अब कमलनाथ जी का कहना है कि स्थानीय उम्मीदवारों को ही वो बढ़ चढ़कर प्राथमिकता देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सब। और कमलनाथ लगातार ऐसे इनोवेटिव इस तरह के प्रयोग, ऐसे इनिशिएटिव वो ले रहे हैं और ये जैसा हम जानते हैं कि कई बार बड़ा महत्वपूर्ण भी होता है। तो बीजेपी पर भी एक दबाव होगा अगर कांग्रेस ये बात कर रही है कि वो भी अपने चयन में मैक्सिमम ऐसे ही चेहरों को चुने जो लोकल हों। तो इस बार लड़ाई आप ये तय मानिए दोनों पार्टियों में स्थानीय किरदारों की ही होगी या होनी चाहिए। इस तरह के संकेत हमें बहुत साफ तौर पर दिख रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस मसले पर क्या कुछ कहा है कांग्रेस और बीजेपी ने, पहले वो देख लेते हैं, फिर 3 सवाल की बात करेंगे। सबसे पहले तो है बहुत बड़ी मांग है, जिस मांग से मैं सहमत हूँ कि जो भी टिकट के दावेदार होए वो स्थानीय होए, वो अपना तबादला करा के कहीं से ना जाए, वो वहाँ का स्थानीय होए, परमानेंट रेजिडेंट होए। केवल चुनाव लड़ने के लिए कोई लोग जाते हैं दूसरे क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी मांग है और ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी है कि राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। स्थानीय भावनाएं बहुत ज़बरदस्त हैं और मैं इन भावनाओं से सहमत हूँ। कई बड़े नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जो दूसरी की विधानसभा में जाकर चुनाव लड़ते हैं या लड़ने के लिए इच्छुक हैं, तो कांग्रेस जाने और वो नेता जाने, कुल मिलाकर झगड़े अंदर हैं। एक दूसरे को निपटाने की परंपरा खड़ी कांग्रेस में पहले से है और ये उसी के तहत कुछ नेताओं को निपटाने की नीयत से इस प्रकार का निर्णय किया जा रहा है। आप वहीं के रहने वालों को दो या बाहर के रहने वालों को दो, 40-40 हज़ार के अंतर से जो उपचुनाव में हारे थे वैसे ही हार इस चुनाव में होगी। लेकिन इस निर्णय के पीछे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, कुछ नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की कवायद है। तो ये आपने देखा कि नज़रिया कांग्रेस और बीजेपी का। अब आ जाते हैं उन 3 सवालों पर जिनके इर्द गिर्द हम इस बहस को केंद्रित रखने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, स्थानीय नेताओं को टिकट देने वाले फॉर्मूले के पीछे नाथ की क्या मंशा है? सवाल नंबर 2, ये घोषणा कर क्या कमलनाथ टिकट को लेकर मचने वाली जोड़ तोड़ खत्म करना चाहते हैं? सवाल नंबर 3, क्या कमलनाथ का ये फॉर्मूला बीजेपी के सामने एक चुनौती खड़ा करेगी? निश्चित तौर पर यह एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है क्योंकि बीजेपी की अगर आप और हम बात करें तो बीजेपी के पास सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक बहुत ही एक्सेप्टेड स्वीकार्य फेस उनके पास शिवराज सिंह चौहान का है। इन 2 चेहरों यानी डबल इंजन की सरकार जिसकी बात बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में की और वहाँ प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी, इनके चेहरे पर बहुत ताकत से चुनाव जीता गया। मध्य प्रदेश में भी यही तैयारी है, प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान जी। अब इसके मुकाबले कांग्रेस के पास ऐसा कोई राष्ट्रीय चेहरा नहीं है कि जिसको वो इस चुनाव में इंदिरा गांधी जी की तरह एक चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करे और चुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए उम्मीद से भर जाए। तो उसके पास रास्ता यही है कि लोकल लेवल पे मजबूत उम्मीदवार और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि स्थानीय मुद्दों को उठाया जाए, यानी स्थानीय भावनाओं को उठाकर आप चुनाव में जाइए। जैसा छत्तीसगढ़ में बहुत ही क्लेवरली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुकाबले छत्तीसगढ़ का राष्ट्रवाद खड़ा किया है
कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिले। केपी त्रिपाठी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक, हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करता हूं त्रिपाठी जी आपका। इनके मुकाबिल होंगे विनय सक्सेना जी, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के विधायक हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। बहुत स्वागत विनय जी आपका। जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। जय जी, किस तरह देखते हैं आप इस रणनीति को जिसमें बीजेपी के बड़े फेसेस, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, चाहे आप 370 की बात करिए या अब तो राम मंदिर की निर्माण के बाद उसके उद्घाटन की तारीख की घोषणा भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर दी है, तो तमाम तैयारियां हैं, लेकिन उसके मुकाबले कमलनाथ जी अपने जो भी उनके पास एक दायरा निश्चित तौर पर बीजेपी की तुलना में सीमित है, उसके सहारे लड़ने की तैयारी। लोकल पर वोकल, क्या कहेंगे आप जी? शरद जी, मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय है और स्थानीय प्रत्याशी का तो महत्व होता ही है। और ये अक्सर ये छोटे जिलों में, छोटे विधानसभाओं में ये स्थिति बनती है कि बाहरी नेता आकर के वहां पर चुनाव लड़के जाते हैं और फिर उसके बाद वो लोगों से दूर हो जाते हैं, उनके प्रति नाराजगी होती है और वो स्थानीय समस्याओं के साथ जुड़ नहीं पाते, उसको उठा नहीं पाते, लोगों से नहीं जुड़ पाते, तो वो केवल कैंपेन तक अपने आप को सीमित रखते हैं। तो मुझे एक और बात लगती है कि राहुल जी की जो ये यात्रा हुई, उससे जो लोगों से उनका पर्सनली जो फीडबैक मिला, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका भी असर इस पे हो सकता है, इस निर्णय पर। क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी तो जो क्षेत्र को जानता है, लोगों से जुड़ा रहता है और लोगों की उनके साथ अप्रोच भी आसान होगी। तो मुझे लगता है इस पर यदि गंभीरता से करती है तो कांग्रेस को इसके लिए फायदा हो सकता है और ये क्षेत्र के लिए भी फायदे की बात है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप कितने निष्पक्ष होकर, ट्रांसपेरेंट होकर आप लोकल कैंडिडेट्स को चुनते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। लोकल का मतलब ये नहीं है कि आप लोकल के नाम पर किसी ऐसे व्यक्ति को भी ले आएं जो डिस्कार्टेड हो, वहाँ पर खारिज किया गया नेता हो और आप उसको प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन यहाँ आपको एक ऐसा लोकल देखना होगा जो हर हाल में अपनी जनता की आवाज़ हो, वहाँ वोकल भी हो और साथ ही एक बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा चेहरा हो। केपी त्रिपाठी साहब, कांग्रेस लगातार बीजेपी की काट तैयार करने की कोशिश कर रही है कि कैसे एक मजबूत, संसाधन संपन्न भारतीय जनता पार्टी का वो मुकाबला करे। आप कैसे देखते हैं इस रणनीति को और क्या सोचते हैं आप एक युवा विधायक और एक युवा रणनीतिकार के नाते बीजेपी के, कि इसका क्या जवाब दे सकती है बीजेपी? जी, जहाँ तक कमलनाथ जी के बयान का सवाल है, पिछले विधानसभा के पहले भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोई भी पैराशूट लैंडिंग वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन लास्ट में आप देखने लगे कि बहुत सारे टिकट मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे रीवा के अंदर, हम रीवा से आते हैं, तो पैराशूट लैंडिंग का इधर उधर करके टिकट बांट दिए गए थे। तो सवाल है जो मंशा, किस मंशा से ये बात कही गई? बात तो अच्छी है कि स्थानीय को टिकट देना निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, इसकी मैं कहूँगा कि ये बात उन्होंने सही करी, लेकिन मंशा उसके पीछे क्या है? और कांग्रेस के अंदर इतना अंतर कलह है, इतना अंतर द्वंद्व है, आपस में इतना रस्साकसी है कि अभी देख रहे थे कि कांतिलाल भूरिया जी किस तरह से उनको पर्ची दी गई और किस तरह से उन्होंने फिर कहा कि हम बोलना ही बंद कर दें। तो सवाल ये है कि इस अंदर द्वंद्व से कमलनाथ जी कैसे पार पाएंगे। उसके अलावा आज ही मेरी कुछ ऐसे नेताओं से भी बात हो रही थी जो बाहर से टिकट कांग्रेस के अंदर जाके मांग रहे हैं, तो वो बोल रहे, उनका कहना था कि कमलनाथ जी एक समय खुद बाहर से कलकत्ता से आके यहाँ चुनाव लड़े थे। तो मतलब कांग्रेस के अंदर इतना अंतर कल है कि इसको इससे पार पाना कमलनाथ जी और उनकी मंशा क्या है, इस पर जरूर हमको नहीं लगता कि वो पूरा खरे उतर पाएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के निपटने का सवाल है, देखिए हम 24/7 फर्स्ट डे से हम लगातार काम करके जनता के बीच में रह के हम चुनाव लड़ते रहते हैं। चुनाव की तैयारी हमारी निरंतर चलती है, एक संगठन है नीचे तक मजबूत, और लगातार हम लोग काम करके हमारा मुकाबला हम खुद से करते हैं कि पिछली बार जो हमारा माइलस्टोन था उससे हम कैसे आगे जाएंगे। कांग्रेस जैसा
पिछले उपचुनावों में जाहिर हुआ है कि 40,000 60,000 इस तरह से इनके चुनाव हारे हैं, वो साफ दर्शाता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर अभी उबर नहीं पा रही। लक्ष्मण सिंह जी का भी बयान आया था कि कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक उसमें से 50% विधायक हार रहे हैं, एक सर्वे आया है। तो इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अंतर्कलह और जो उनका सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर कांग्रेस आज की डेट में मध्य प्रदेश में बहुत कमजोर है। विनय जी थोड़ी चिंतनशील मुद्रा में है, हालांकि उसकी कोई वजह नहीं है। आप एक प्रखर विधायक भी हैं और लोकल भी हैं और वोकल भी हैं, तो आपको तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको तो प्रसन्न मुद्रा में ये मानना चाहिए कि अब आपके लिए तो और बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स आगे भी हैं और रहेंगे भी, क्योंकि आप हर दृष्टि से खरे उतरते हैं। जी, आप किस तरह देखते हैं इस स्ट्रैटेजी को? और आपके युवा मित्र केपी त्रिपाठी जी का कहना है 24/7, और वो खारिज नहीं कर रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन कहते हैं हम तो अपने ही पैरामीटर्स तैयार करते हैं, यानी बीजेपी का मुकाबला खुद से है, बीजेपी को कोई चिंता नहीं है। जी विनय जी। सर देखिए, अगर बीजेपी का ही मुकाबला बीजेपी से होता तो पिछले बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी होती। और केपी त्रिपाठी जी के अपने सपने देखना अच्छी बात है, वो अपनी पार्टी के लिए अच्छा सोचे, जिस तरह से हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छे काम करेंगे। और किसी भी पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के लिए ये कहना कि कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह है, आज भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर्कलह है। रीवा की बात कर लें, राजेंद्र शुक्ला जी की क्या स्थिति है, जबलपुर में अजय विष्णु जी क्या ट्वीट करते रहते हैं। इनको सिर्फ कांग्रेसी के ट्वीट दिखते हैं, बस इनको अपनी पार्टी के अंदरूनी हालात की अंदाजा नहीं है। मध्य प्रदेश में जितने राजा महाराजाओं का जो एक दौर चालू हुआ है भाजपा में, उसके जो दुष्परिणाम हैं उसका इनको कोई अंदाजा नहीं है, समय बताएगा इनको। लेकिन माननीय कमलनाथ जी एक संवेदनशील नेता हैं, प्रशासनिक क्षमतावान हैं, और जनता ने उनके साथ जो छल कपट हुआ है खरीद फरोख्त का, उसका जवाब देने की एक व्यक्ति नहीं है। हम लोग भी दिन भर शहर में रहते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलना जुलना होता है। एक आम जनता भी अब इस बात को समझती है कि एक बार हम लोग कमलनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जी। और उनको ये लगता है कि कमलनाथ जी घोषणावीर नेता नहीं, कर्मवीर कर्म प्रधान नेता हैं, जो 24/7 काम करने वाले नेता हैं और जमीनी पकड़ रखते हैं, प्रशासनिक क्षमता रखते हैं, धैर्यवान हैं, और कोई भी इधर उधर की बात नहीं करते, जो सीधी बातें करने के आदी हैं। और जिसका परिणाम ये होगा कि ये मुगालते में रहे आए, अच्छा है, जितने अच्छे सपने देखते रहेंगे उन सपनों में अपना भारतीय जनता पार्टी वालों खोए रहना अच्छी बात है। जय जी, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस इसको बेहतर रणनीति बता रही है और बीजेपी इससे बिल्कुल चिंतित नहीं है, ऐसा वो दावा कर रही है। बहरहाल ये तो राजनीति है, ये दावे प्रति दावे होंगे। आपने राजनीति के हर मोड़ को एक पत्रकार के तौर पर बड़ी गहराई से देखा है। कुछ उदाहरण सहित संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, हमें ज़रा समझाइए कि लोकल इम्प्रेसिव वोकल किस तरह से चुनाव में अपनी पार्टी के नेगेटिव को भी प्लस कर सकता है और करता है, और कांग्रेस के पास निश्चित तौर पर इससे बेस्ट कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता है। जी देखिए शरद जी, कांग्रेस ने वो प्रयोग भी किए हैं कि यदि मैं खंडवा जिले की बात करूं या पंधाना विधानसभा क्षेत्र में कभी सखाराम पटेल के बाद में कांग्रेस ने हीरालाल सिलावट को टिकट दिया, जो इंदौर से आकर के चुनाव लड़ते थे। वहां से दूसरी दावेदारी प्रेमचंद गुड्डू की थी। तो असल में कहीं ना कहीं ये था कि ये सक्षम नेता थे और स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी ये लगता था कि इनके आने से ये बड़ा पैसा खर्च करेंगे, लोगों में उत्साह आएगा। तो खैर वो जीते भी, लेकिन ये दिक्कतें रही कि वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। अब देखें तो यदि पंधाना में लोकल आदमी को टिकट दिया बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी, तो वहां पर फर्क पड़ा। तो मुझे लगता है कि लोकल के साथ कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण ये है कि गुटबाजी से ऊपर उठ करके वो मेरिट बेसिस पे किस तरह से टिकट देती है। कि कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं कि योग्य लोगों की कमी हो, लेकिन आखिरी में आकर के जब सौदेबाजी होती है कि इस गुट के इतने, उस गुट के इतने, उसमें नुकसान कांग्रेस खुद कर लेती है। यदि ये मेरिट बेसिस पर यदि ये टिकट बांटे तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। और रहा सवाल की ये जो बात है जो विधान के लिए है, क्या ये लोकसभा पे भी लागू करेंगे? यदि वो करेंगे तो फिर कांग्रेस की दिक्कतें हैं या भी बढ़ सकती है। ठीक कहा आपने, और मुझे भी एक उदाहरण याद आता है, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी में काम करते हुए
मुझे याद जहाँ तक ध्यान है, क्योंकि 3 लोकसभा चुनाव बड़ी जल्दी हुए थे, 96, 98 और 99। 98 या 99 का वो लोकसभा चुनाव था और अजीत जोगी जी जो अब इस संसार में नहीं है, वो शहडोल सीट से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और उनकी तुलना में अपेक्षाकृत एक अनसुना सा नाम कह सकते हैं जोगी जी की तुलना में दलपत सिंह परस्ते बीजेपी से मुकाबले में थे। लेकिन शहडोल में चूंकि अजीत जी अपने साथ पेंड्रा से अपनी टीम लेकर आए थे, अपने निर्वाचन क्षेत्र मरवाही से उनका जो बाद में हुआ विधानसभा क्षेत्र बना, वहाँ से लेकर आए थे टीम, तो शहडोल में ये इशू हो गया कि बाहरी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं पर कब्जा कर लिया, और ये इतना बड़ा इशू बना कि अजीत जोगी चुनाव हार गए। तो ये बात आपकी ठीक है त्रिपाठी साहब, ये एक है तो बड़ा मजबूत दांव जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और इसके साथ ही जितने भी स्थानीय प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के लिए, उनके बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसी भी इस बयान ने छेड़ दी है, और कांग्रेस के लिए एक मौका भी है कि वो उनमें से बेस्ट चुन ले। जी बिल्कुल, हमने पहले भी कहा है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन कई ऐसी बातें हुई हैं पिछले समय भी कांग्रेस में, और उनको इम्प्लीमेंट करवाना, जैसा नागड़ा जी ने भी कहा है, और ये उनका अंदरूनी मामला है। और विनय जी को यदि लगता है कि वो इन सब से पार पा लिए हैं तो बढ़िया, ऊपर वो सतह है अच्छी चिकनी है, वो ये सोच कर बैठे रहे कांग्रेस के लोग, हमको क्या करना है उससे, हमारा क्या मामला है। हम लोग तो खुद अपनी, जहाँ तक अंतर्कलह का सवाल है, जब ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, उस सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, और जब उनको इस कदर से दरकिनार किया गया तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, और आज उसके बाद उपचुनाव में गए, उपचुनाव में क्या परिणाम आए, ये जरा इनको समझना चाहिए। लेकिन ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये खुद देख रहे हैं, और सपने देखने की बात भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं वो। लेकिन त्रिपाठी जी, ये हसीन सपने आप भले ही कहें, लेकिन ये सपना सच हो चुका है 2018 में। 2018 में देखिए, सरकार इनकी बहुमत से नहीं बनी थी, वोट हमारे ज्यादा थे। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोई सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था, जबकि मात्र 4 सीटों का अंतर था 5 सीटों का। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने नैतिकता के आधार पर सरकार बनाने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि सीटें उनकी ज्यादा थी, मत पर हम ज्यादा थे, इसलिए इनको मौका मिला। और ये इस बात को मानना पड़ेगा कि ये अंतर्कलह के कारण, अंतर्विरोधों के कारण, आपसी जो इतनी कांग्रेस में खींचातान मचती, उसके कारण इनकी सरकार आगे चल नहीं पाई। तो इस पर इनको गंभीरता से सोचना चाहिए, और बिल्कुल ये पूरा 100% है कि जिस प्रकार से पिछली बार पैरासूट लैंडिंग लोगों को टिकट दी गई बोलने के बाद राहुल गांधी जी के, इनके अंदर कोई बात करना, उसको पूरी प्रभावी तरीके से उनको जमीन पर उतारना, इम्प्लीमेंट करना, आज कांग्रेस में किसी भी नेता के बूते की बात नहीं है। कांग्रेस बिखरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व, शिवराज सिंह चौहान जैसा नेतृत्व मौजूद है, और हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। आप शायद ये भी सोच सकते हैं, या क्योंकि चिंतन का एक सिरा जा रहा है कि विंध्य में राजेंद्र शुक्ला जी भी मजबूत होने जा रहे हैं, और अधिक मजबूत होने जा रहे हैं। पार्टी अपना विचार कर रही है निश्चित रूप से। देखिए, विनय जी की जो शंकाएं हैं, उनका उत्तर आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मिलेगा। विनय जी, हमारे जी आपके युवा मित्र ने कई बातें कही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक उम्मीदवार चुने जाएं, वो स्थानीय हों और बेहतर हों। इसका मैकेनिज्म पार्टी बहुत अच्छे से तैयार करे और उसको प्रस्तुत करे, क्योंकि ये सही है कि बीजेपी की तुलना में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। बीजेपी के पास बड़े ऑप्शंस हैं, सितारा प्रचारकों की फौज है, संसाधन हैं, तमाम चीज़ें हैं, नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी जैसे मजबूत नेता हैं। आपके पास, मैं ये नहीं कहता कि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स नहीं है, लेकिन बीजेपी की तुलना में इसका प्रतिशत कम ज़रूर है। इनमें आपको ऐसे उपाय चुनने पड़ेंगे, लेकिन क्या प्रणाली, कैसी प्रणाली, और किस तरह से आप आशान्वित हैं कि कांग्रेस इस फार्मूले को ठीक तरह से चुनेगी और ज़मीन पर उतारेगी भी? जी विनय जी। जी जी
मेरे को देख तो खुशी है कि केपी त्रिपाठी जी को कम से कम कांग्रेस की बड़ी चिंता है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि वो ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि अंतर कलह है, इस सब से जूझना चाहिए, परेशानियां जो हैं उसको दूर करना चाहिए। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कांग्रेस की ऐसी चिंता करते रहेंगे। ना 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 नहीं नहीं, अच्छी बात है। मैं जो धन्यवाद, अगर आप धन्यवाद भी नहीं स्वीकार करना चाहते तो क्या कहना चाहते हैं? मेरे को तो अच्छा लगा कि केपी त्रिपाठी जी के साथ जो विंध्य में हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विंध्य में हुआ है, उसकी तकलीफ या नाराजगी के चलते ही वो हो सकता कांग्रेसी चिंता कर रहे हो। और मेरे को ये भी कहना चाहता हूं कि सपने वो नहीं है जो नींद में आए, जो त्रिपाठी जी या भाजपा देख रही है। सपने वो है जिसके बगैर नींद ना आए। हम लोग उस वाले सपने देख रहे हैं और कमर कस के सड़क पे हैं, कमर कस के माननीय कमलनाथ जी मजबूती के साथ एक एक चीज को फूक फूक के रख रहे हैं। और त्रिपाठी जी ने भी जो आज सलाह दी है उसका भी संज्ञान में ले लिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं अगर इनकी इतनी अच्छी सरकार चल रही थी 2018 में, फिर इनको सीटें कम क्यों मिली? चलिए मान लेते हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास शिवराज सिंह जैसा चेहरा था, माननीय शिवराज सिंह जी थे और हम लोग इतना बेहतर काम कर रहे थे, इतना बेहतर विकास हो रहा था। विधानसभा रिकॉर्ड में है कि 16,632 घोषणाओं में से 170 तो घोषणाएं वापस ले ली गई। मतलब लगातार घोषणावीर एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ कर्मवीर मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में और भावी मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कमलनाथ जी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जनता बड़ी समझदारी के साथ और फूक फूक के वोट देगी। ना इनका कोई नंबर 1 चलेगा, ना इनका कोई नंबर 2 चलेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई नाम चलेगा तो माननीय कमलनाथ जी, नया वर्ष, नई सौगात और भावी मुख्यमंत्री के रूप में जनता माननीय कमलनाथ जी को देख रही है। जय जी, आपका और त्रिपाठी जी को मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ध्यान रखते हैं कांग्रेस का। जी कंक्लूडिंग रिमार्क आपका जी, बोल लीजिए त्रिपाठी जी कुछ सेकंड्स में। पे सलाह देते रहेंगे तो हम लोग अपने आप को बेहतर करते रहेंगे और जितनी गलतियां हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपने की देखने की बात है। फटे जूते पहनकर आसमान पर चढ़े थे, हमारे सपने हरदम हमारे। त्रिपाठी जी आप सलाह सुनिए तो। चलिए जय जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। आपकी औकात भी बड़ी है, आप लोग तानाशाह हैं, आपके पास नेता भी बड़े हैं। ये तो जनता तय करेगी। लोकतंत्र में जनता के मतों से जीतने वाले के लिए ये शब्द कितना उचित होगा विनय जी, सोचिए जरा। तानाशाही की बात नहीं है, लोकतंत्र में जो जनता चुनती है। बोल रहा हूँ इंडिया, ये शब्द उपयोग की ना इन्होंने। जी मैं यही कहना चाहता हूँ, इन्होंने इस तरह का शब्द उपयोग किया जो मैंने सुना, शायद औकात जैसा। तो मेरा कहना है जनता हमने क्या कहा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर ऐसा शब्द है, मैं माफ कीजिएगा सुन नहीं पाया तो वो भी अनुचित है। मैं सुन नहीं पाया उस मैंने ये कहा कि फटे जूते पहनकर आसमान पर चढ़े थे, हमारे सपने फटे जूते आपने बीजेपी के लिए उपयोग किया है ना। हाँ जी, और हमारे सपने हरदम हमारी औकात से बड़े थे। हमने सपने औकात से बड़े देखे हैं। जी चलिए अब वक्त नहीं है। जय जी कहना है जी, मैंने तो आगे बढ़ा था विनय जी, माफी चाहूंगा देश के लिए हो चाहे देश के लिए। बहुत शुक्रिया जय जी, बहुत शुक्रिया विनय जी, बहुत शुक्रिया केपी त्रिपाठी जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, खतरे की घंटी। नमस्कार।